एसएससी जेई 2025। एसएससी जेई 2025 का जो नोटिफिकेशन है किस डेट को आएगा, ठीक है, और इसका जो कैलेंडर है वो कब रिलीज होगा, इस तरह के बहुत से सवाल लगातार हम वीडियोस के कमेंट सेक्शन में नोटिस कर रहे हैं। देखिए एसएससी जेई पे हम हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्या नोटिफिकेशन डेट होगी, क्या आपका कैलेंडर डेट होगा, मतलब किस डेट को कैलेंडर आ सकता है, कब आपका एग्जाम हो सकता है, और जो एक छोटी से छोटी बात आपको 2025 की इस वैकेंसी को लेकर पता होनी चाहिए, वो इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग सारी बातें जानने वाले हैं बहुत एक क्लैरिटी के साथ। क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप कह सकते हैं उसको क्रैक करने के लिए, ठीक है, क्लैरिटी इज द फाउंडेशन टू सक्सेस। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं उसकी बेसिक से बेसिक डिटेल आपको पहले से पता होनी चाहिए। और सो दैट, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी कैलेंडर रिलीज नहीं हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो कैलेंडर रिलीज होने के बाद आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर कर पाए। और क्योंकि अगर हम देखें तो एक एसएससी जेई जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में एटलीस्ट 8 महीने का समय हमें लग जाता है। तो अगर हम अभी से उस बेसिक डिटेल को गैदर कर लेते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम आने वाले इस 2025 के नोटिफिकेशन के ऊपर अपनी अच्छी कमांड बना पाएंगे और इस बार अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैं इसके साथ एक चीज ये भी कह देता हूं कि एक फॉर्म अटैच करूंगा इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको हो सकता है कि इस वीडियो में मैं जितनी भी आपको बातें बताऊं उसके बाद भी आपको कोई डाउट बच जाए, ठीक है, तो उस डाउट को आप उस फॉर्म के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, और आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, फॉर्म को भर के उसमें अपना डाउट मेंशन कर देंगे, सो दैट कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो मुझ तक पहुंच जाए और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को कवर करते हुए आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए एसएससी जेई 2025 हो या 24 हो या आने वाले किसी भी एसएससी जेई की अगर आप बात करें, उसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही स्टूडेंट्स को एलिजिबल कहा गया है। मतलब अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करी है तब भी आप एलिजिबल हैं, बीटेक इन इंजीनियरिंग है तब भी आप एलिजिबल हैं। इसमें 3 ब्रांच के लिए वैकेंसी होती है, एक सिविल, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल ब्रांच। इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसी नहीं होती। अगर आप देखें तो एसएससी जेई में 2018 में लगभग 1840 वैकेंसी आई थी, 2019 में 1152 आई थी, 2020 में लगभग 800, फिर 21 में वैकेंसी नहीं आई थी, 22 में 2959, फिर 23 में 1324, 2024 में थी 1765 वैकेंसी, और 2025 में अगर मैं बात करूं तो लगभग हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 1200 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप देखें तो कंपटीशन काफी टफ रहता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं और उसके हिसाब से जितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है ऑल दो, ठीक है ना। और ये कुछ सिलेक्शन परसेंटेज है कि हर साल लगभग कितने परसेंट बच्चों का सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन जितने बच्चे अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन काफी टफ होता है, और इसीलिए मैं ये वीडियो आपको शुरुआत से ही देकर चल रहा हूं कि आप अभी से इस चीज के लिए प्रोएक्टिवली काम कर सके। देखिए अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ तो जैसे अभी जो सबसे लास्ट वैकेंसी थी 2024 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सिविल की करीब 1264 वैकेंसीज थी, मैकेनिकल की 254 थी और इलेक्ट्रिकल की 245 वैकेंसीज थी। अब इसमें ऐसे भी देखा जा सकता है कि क्या सिविल की वैकेंसी हमेशा ज्यादा रहती है? यस, अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और इससे आपको एक चीज ये भी पता चल रही है कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती है, क्योंकि एसएससी जेई का पेपर जब आप देते हैं तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आपको जाने का मौका मिलता है। आप जो डिपार्टमेंट आपको पसंद आता है उसको चूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट आपको अलॉट तभी होता है जब आप थ्रेशोल्ड मार्क्स पेपर में अचीव कर पाते हैं। जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जनरली, ठीक है ना, हमें किस डिपार्टमेंट में जाने के लिए चाहिए होते हैं? सीपीडब्ल्यूडी, क्योंकि सबसे पहली चॉइस स्टूडेंट्स की यही होती है। तो अब यहां पर जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की रिलीज डेट क्या हो सकती है? तो एक्सपेक्टेशन है कि नवंबर के लास्ट तक आपको जो है नोटिफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं कैलेंडर देखने को मिल सकता है, और एप्लीकेशन स्टार्ट जो है आपका लगभग फरवरी 2025 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप ये देखें तो एग्जामिनेशन हम ये मानकर चल रहे हैं कि मार्च से लेकर आपका मई जून में लगभग आपका पेपर होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो ये कुछ एक ऑफिशियल अभी डेट नहीं है, लेकिन हम पास्ट डेटा और पास्ट ट्रेंड के हिसाब से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर के लास्ट तक आपको ये जो नोटिफिकेशन है एसएससी का या फिर जो नया कैलेंडर है 2025 का वो आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ कैलेंडर सिर्फ एसएससी जेई के लिए नहीं, मल्टीपल जो पोस्ट के लिए पेपर के लिए जो एसएससी कंडक्ट कराता है उसके लिए एक साथ कैलेंडर निकालता है, और वो लगभग नवंबर के लास्ट तक आ जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लेट भी होता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाता है, ठीक है। अब वहीं पे आप देखिए तो एप्लीकेशन लेकिन स्टार्ट अप्लाई करा
फरवरी में कर पाते हैं लगभग, ठीक है। तो इस चीज से एक चीज ये डिफाइन होती है कि अभी देखिए आपके पास पूरा पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, ठीक है ना, और कहीं जाकर जून के फर्स्ट वीक तक पेपर हो जाता है। तो मोटे मोटे अगर आप देख रहे हैं 7 महीने अभी भी आपके पास है। और जैसे कि मैंने कहा एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको 7 से 8 महीने की जरूरत कम से कम पड़ती है। तो ये एक एडिक्वेट टाइम था और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेजेस होती है। एक सीबीटी 1 का पेपर होता है, फिर अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं तो फिर सीबीटी 2 का पेपर आपको देना होता है, ठीक है। सीबीटी 2 में भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तब आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। इस पेपर के अंदर कोई इंटरव्यू जैसी कोई चीज नहीं होती। और अगर मैं आपको ये चीज बता देता हूं, यहां पर जो फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है ना, एसएससी जेईई के अंदर, वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के मार्क्स को जोड़कर तब किया जाता है। यानी कि आप सीबीटी 1 में जो नंबर स्कोर करेंगे, सीबीटी 2 में जो नंबर स्कोर करेंगे, दोनों के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ दोनों का पेपर होने के बाद रिलीज की जाती है और उसी के बेसिस पर आपको जो डिपार्टमेंट अभी मैंने बताया, जैसे सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, ठीक है ना, अगर आपको डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मैं डिपार्टमेंट्स के ऊपर, हर डिपार्टमेंट के ऊपर अलग से वीडियो भी आप लोगों के लिए जरूर बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसकी इंफॉर्मेशन ना हो और आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर चूज कर सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे इन फ्यूचर। फिर सीबीटी 1 का जो पेपर है उसके अंदर देखिए ये पेपर आपका 200 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होते हैं, जैसे कि उसमें रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, ठीक है ना। और फिर यहां पर जो टेक्निकल पार्ट है आपके, उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं। अब हो सकता है आप सिविल से हैं तो सिविल के 100 क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल के तो आपसे मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा जो 200 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चन का 2 घंटे मिलते हैं, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। यानी कि यहां पर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ जाती है और ये तभी आती है जब आप सही समय लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। क्योंकि अगर आप 2 महीने में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट 3 महीने में करने की कोशिश करेंगे तो आप हो सकता है कि अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लें, हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती, लेकिन अगर आप कर भी लेते हैं तो आप वो स्पीड एंड एक्यूरेसी जो आपको चाहिए, जिस हिसाब से आपका एग्जाम का पैटर्न आपको ये बात कह रहा है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद सीबीटी 2 का पेपर होगा। चलिए एक आइडिया भी मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि आपसे मैंने बोला कि इसमें नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए जनरल अवेयरनेस के जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें हिस्ट्री के लगभग हमने पाया 4-5 क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी से 4-5 क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमी से भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी से आपके 4-5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमने ज्यादातर बायोलॉजी के पाए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो करंट अफेयर के भी 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि जनरल अवेयरनेस यहां पर सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका क्या कहते हैं ज्योग्राफी नहीं है, यहां पे जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस भी इंक्लूड हो रहा है और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम यहां पर एक चीज ये भी देखें तो जो सीबीटी 1 का पेपर है इसके अंदर कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 मार्क्स की। यानी कि कोई भी आंसर आप गलत करते हैं तो आपके मार्क्स उतने ही यहां पर 1/3 का नेगेटिव भी आपको देखना पड़ता है, ठीक। अब यहां पर जो सीबीटी 2 का पेपर है उसमें एक चेंज ये है कि यहां पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सीबीटी 1 के अंदर हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, इसीलिए आप देखिए पेपर जो है 300 नंबर का है। यहां पर ये पेपर 100 क्वेश्चन जो यहां पर पूछे जा रहे हैं प्योर टेक्निकल के, यानी कि आपके इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चन होंगे, आपकी पर्टिकुलर ब्रांच के, लेकिन इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1 मार्क्स की है, ठीक है ना। और क्वेश्चन अगर आप सही आंसर करते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन इसमें कैलकुलेटर भी अलाउड होता है और कैलकुलेटर आपको लेकर नहीं जाना है, आपको वहीं पे स्क्रीन पर एक वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, ठीक। तो एक आइडिया आपको ये भी लग गया। अब मैं एक रिजल्ट की आपको वो भी दिखा देता हूं, झलक भी दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत बार बच्चे थोड़ा सा हमने पाया है कि जब एसएससी जेईई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हमारा ज्यादा फोकस इंजीनियरिंग वाले पार्ट पे होता है और नॉन टेक्निकल वाले पार्ट पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते और ऐसा होता है, ठीक है ना। और ये आपको रिजल्ट भी कहता है, ये देखिए जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, आप देखिए बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी स्कोर किए हुए हैं कि 100 में से 54, हालांकि उतना अच्छा नहीं लेकिन फिर भी आप देखिए, ठीक है ना। लेकिन रीजनिंग आप देखिए 50 में से कितने 31 और जनरल अवेयरनेस में 3.25 50 में से। और वहीं पे दूसरे के देखो, दूसरा रिजल्ट कह रहा है कि जनरल अवेयरनेस में -0.5, तो बच्चों के नंबर जनरल अवेयरनेस में आप देखिए माइनस में भी आ रहे हैं, ठीक है ना। और रीजनिंग में देखिए 20 आउट ऑफ 50,
तो जो कि आपके सिलेक्शन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो इसमें मैं एक लाइन में अगर कहूं तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं कि नॉन टेक्निकल नहीं तो सिलेक्शन नहीं। यानी कि अगर आप नॉन टेक्निकल पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं जितना आप टेक्निकल पार्ट पर कर रहे हैं एसएससी जेईई की प्रिपरेशन में, तो सिलेक्शन ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस पे जरूर फोकस करें। और ये बिल्कुल ना भूलें कि जो आपका गोल है सीबीटी 1 200 नंबर का है, सीबीटी 2 300 नंबर का है, ठीक है ना। तो कई सारे बच्चे सीबीटी 1 पे इतना फोकस होते हैं कि वो सीबीटी 2 को भूल जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि आपका गोल सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 यानी कि टोटल 500 नंबर का गोल है और इस 500 में से आपको मैक्सिमम अचीव करना है। इसके साथ मैं एक टिप भी दे देता हूं, जितने ज्यादा नंबर आप सीबीटी 1 में स्कोर कर लेंगे उतनी कम मेहनत आपको सीबीटी 2 के लिए करनी पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करें सीबीटी 1 में ही। ठीक, अब यहां पर एक चीज ये भी ध्यान देना है, कई बार ये भी दिमाग में आ जाता है कि सर इसके लिए कोई एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो एक फ्रेशर स्टूडेंट हूं, मैं तो डिप्लोमा पास किया, मैं तो बीटेक पास किया। हालांकि देखिए एसएससी जेईई में किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती बीटेक होल्डर्स को। अब इससे एक सवाल बन जाता है, क्या डिप्लोमा होल्डर्स को चाहिए होती है? डिप्लोमा होल्डर्स को एक दो ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें एक्सपीरियंस चाहिए, वरना और किसी डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए। मैं ये भी बता देता हूं किसमें एक्सपीरियंस चाहिए किसमें नहीं। बीटेक वालों को किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। थ्रू आउट एनी आप डिपार्टमेंट जाना चाहें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस चाहिए बीटेक को। लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चों को एमईएस के अंदर 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये तो सिविल की बात हो गई। मैकेनिकल में अगर आप आते हैं तो मैकेनिकल वाले बच्चों को अगेन एमईएस में डिप्लोमा वाले बच्चों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना, और बीआरओ में 2 साल का। और जो नेवल डिपार्टमेंट है यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस। बाकी देखिए बाकी किसी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, जीरो एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों को भी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिकल में बात करते हैं तो सेम वही आ जाती है बात, एमईएस, बीआरओ और आपका नेवल। ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है कम से कम। बाकी किसी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और बीटेक को तो किसी भी ब्रांच में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये बहुत क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। यहां पर एक चीज ये भी पूछी कई बार रहती है, देखिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए, अगर आप एसएससी जेईई के थ्रू जाना चाहते हैं तो 30 साल है। लेकिन एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी जिसमें 32 साल की उम्र तक आप जा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट बचता है जाने के लिए जिसको आप चूज कर सकते हैं, दैट इज सीपीडब्ल्यूडी। हालांकि पहले सीडब्ल्यूसी भी 32 तक अलाउ करता था, हो सकता है कई बच्चे पुराना नोटिफिकेशन फॉलो कर रहे हो, लेकिन 2023 के बाद से लगभग, जहां तक मुझे ध्यान है 2024 में तो नहीं था, 2023 में शायद था, नहीं था, क्लियर नहीं है मुझे अभी, ठीक है। तो सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो था उसने अपनी एज को रिड्यूस करके 30 ही कर दिया है, अब उसमें भी 32 नहीं है। तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट बचता है, दैट इज सीपीडब्ल्यूडी। एज रिलैक्सेशन बेस्ड ऑन योर कास्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि आपकी कैटेगरी, ठीक है ना। देखिए अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में लाया करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल का मिल जाता है, ठीक है ना। पर्सन विद डिसएबिलिटीज वालों को 10 साल का मिल जाता है, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी कैंडिडेट्स को आपका 13 साल का मिल जाता है। पीडब्ल्यूडी प्लस एससी या फिर एसटी कैटेगरी में अगर आप दोनों कैटेगरी में लाए कर रहे हैं तो 15 साल का मिल जाता है। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन की भी हमारी बात हो गई। देखिए अगर मैं एसएससी जेईई की बात करता हूं तो एसएससी जेईई जो है वो एक ग्रुप बी की पोस्ट की जॉब है, जिसमें कि आपकी अगर हम देखिए, एक तो नॉन गैजेटेड है, ये मैं बता देता हूं, गैजेटेड पोस्ट नहीं है, लेकिन आपकी जो मोटा मोटा यहाँ पर सैलरी है, ठीक है ना, इसमें बेसिक पे आपकी जो बनती है लगभग 35,400 के आसपास रहती है, ठीक है ना। हालांकि मैं एक पे ग्रेड आपको बता देता हूं, ये 4200 का पे ग्रेड है, जिसके हिसाब से, ठीक है ना, चाहे ट्रेनिंग के समय चाहे ट्रेनिंग के बाद आपकी जो सैलरी है 35,400 रुपए बेसिक सैलरी बन गई। डीएनएस अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, ये सारी चीजें अगर हम कैलकुलेट करें तो उसके हिसाब से आपकी जो टोटल सैलरी है इन एसएससी जेईई लगभग 60,000 रुपए के आसपास आराम से बन जाती है। और ये पर मंथ तो एक अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। और देखिए ये भी एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी भी करती है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है एकदम 60,000 ही बनेगी हर डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलाउंसेस भी वेरी करते हैं, इसलिए सैलरी भी थोड़ी बहुत वेरी करती है। लेकिन आप यूं कह सकते हैं कि 58,000 से 65,000 के बीच में वेरी करेगी, ठीक। अच्छा, फिर यहां पर देखिए इसका थोड़ा फायदे भी हैं, क्योंकि देखिए अगर आप मान लेते हैं बीआरओ में जाते हैं तो आपको देश की अलग अलग लोकेशंस पर पोस्ट किया जाता है, और जब आप अलग अलग लोकेशंस पर जाते हैं तो आपको देश को घूमने को भी मौका भी मिलता है। सीपीडब्ल्यूडी में जाते हैं तो उसके अपने पर्क्स हैं, तो उसके ऊपर अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे जरूर बता दें, मैं उसके ऊपर वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगा, ठीक है ना। प्रमोशन की बात करें तो देखिए आप जेईई जब लगेंगे, अब
सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जेई साहब हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको एई भी बनना होगा, तो एई बनने में लगभग आपको एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं। और अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हैं, जैसे आप SC ST OBC किसी कैटेगरी में लाई करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन रहती है लगभग 5 साल में लगभग आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा बेस्ट डिपार्टमेंट है जिसमें आप जाना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और साथ साथ ही बता देता हूं कि अगर आप SSC JEE 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन के अंदर हमने फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए SSC JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले हुए हैं। तो आपको लिंक एप्लीकेशन का वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और फ्री मॉक टेस्ट जी भर के लगाएं, सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।